हेलो एवरीवन, फाइनल रिवीजन में आपका स्वागत है और मैं हूं यश। तो यह आज का हमारा जो वीडियो होगा वह है गवर्नेंस के साथ साथ एथिक्स के टॉपिक को भी कवर करेगा, क्योंकि आज हम कॉर्पोरेट गवर्नेंस के साथ एथिकल गवर्नेंस की भी बात करेंगे। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। शुरुआत करते हैं कॉर्पोरेट शासन व्यवस्था या कॉर्पोरेट गवर्नेंस से। तो किसी कंपनी को चलाने के लिए उसके तरीके, सिद्धांत, विभिन्न प्रक्रियाएं और निर्देशों को ही कॉर्पोरेट गवर्नेंस कहा जाता है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस का फ़ायदा कुछ इस तरह होता है कि इससे शेयर होल्डर्स, ग्राहक और समाज सभी का फ़ायदा होता है। धोखाधड़ी और जालसाजी जैसे कार्य नहीं होते और लंबे समय तक कॉरपोरेशन को लाभ प्राप्त करने की संभावना भी बढ़ जाती है, क्योंकि एक सिस्टमेटिक वे में उस कॉरपोरेशन के शासन को चलाया जा रहा होता है। चलिए अब आगे कॉर्पोरेट गवर्नेंस की संकल्पना का विकास किस तरह से हुआ, उसका बैकग्राउंड क्या है, उस बारे में जानते हैं। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि 1929 की वैश्विक मंदी के बाद, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, उसके बाद वैश्विक आर्थिक गतिविधियां लगातार बढ़ रही थीं और अधिकतर बहुराष्ट्रीय कंपनियां जन निगरानी, नियंत्रण और अपनी जवाबदेही से विमुख होने लगी थीं। इसी के चलते 1990 में ब्रिटेन में कैडबरी समिति का गठन किया जाता है और इस समिति की सिफारिश के आधार पर ही OECD देशों ने निगमित प्रशासन के लिए 6 सिद्धांत दिए थे, जिसमें शेयरधारकों के अधिकारों का सिद्धांत, साझेदारी की भूमिका का सिद्धांत, समतामूलक व्यवहार का सिद्धांत, प्रकटीकरण और पारदर्शिता का सिद्धांत, निदेशक मंडल के उत्तरदायित्व का सिद्धांत और सचरित्र और नैतिक व्यवहार का सिद्धांत शामिल हैं। और ये सारे सिद्धांत इसलिए फॉलो करना इम्पॉर्टेंट माना गया क्योंकि 1990 के बाद ग्लोबलाइजेशन की प्रक्रिया बहुत तेज़ी से बढ़ी थी, जिसने कॉर्पोरेट गवर्नेंस को भी बढ़ावा दिया। अब यह समय था नव पूंजीवाद का समय। इस समय कुछ घटनाएं घटित हो रही थीं, जैसे बहुराष्ट्रीय कंपनियों का एकाधिकार बढ़ रहा था, वैश्विक मंदी के दौर में बड़ी कंपनियों का पतन हो रहा था और साथ ही बड़े कॉर्पोरेट घरानों में बहुत से घोटाले भी उभर कर सामने आ रहे थे और कॉर्पोरेट घरानों में आपसी प्रतिस्पर्धा और कॉर्पोरेट घरानों की सरकारी उपक्रमों से प्रतिस्पर्धा बढ़ रही थी। और जहां ग्लोबलाइजेशन में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का महत्व बढ़ा, तो वहीं लोक प्रशासन के समान ही निजी प्रशासन में भी ग्लोबल स्टैंडर्ड्स की मांग बढ़ने लगी थी। तो इन्हीं सब कारणों में व्यापारिक एकाधिकार को रोकने के लिए, कंपनियों के पतन को रोकने के लिए, घोटालों को कम करने के लिए, अनैतिक रूप से बढ़ रही प्रतिस्पर्धा को कम करने के लिए और स्टैंडर्ड्स को निर्धारित करने के लिए इस पूरे क्षेत्र में निगमित प्रशासन की बहुत आवश्यकता थी। तो इन सारी घटनाओं के कारण कॉर्पोरेट गवर्नेंस ने जन्म लिया। अब आगे देखते हैं कि भारत में कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए कौन कौन से प्रयास किए गए हैं। पहले बात करें लीगल अटेम्प्ट्स या वैधानिक प्रयासों की, तो कंपनी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1956 और सोसाइटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956 में संशोधन किया गया। 1992 में सेबी को कानूनी दर्जा देते हुए उसका डिजिटलाइजेशन किया गया। सेबी की स्थापना 1988 में हुई थी। आगे स्टॉक एक्सचेंज के खंड 49 में कॉर्पोरेट गवर्नेंस का व्यापक तौर पर उसकी प्रक्रियाओं का उल्लेख किया गया। अब आगे बात करते हैं संस्थागत प्रयास या इंस्टीट्यूशनल अटेम्प्ट्स के बारे में। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए भारत में निगमित कार्य मंत्रालय के द्वारा कुछ संस्थाओं की स्थापना की गई, जिसमें 2003 में नेशनल फाउंडेशन फॉर कॉर्पोरेट गवर्नेंस की स्थापना हुई, जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस के विचार को एक मंच देता है और निगमित नेतृत्व को प्रोत्साहित करता है और साथ ही साथ निदेशकों के लिए उन्मुखी प्रशिक्षण भी उपलब्ध कराता है। इसके अलावा 2008 में इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर कॉर्पोरेट अफेयर्स की स्थापना की गई, जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस से जुड़े शोध और अनुसंधान करता है। इनके अलावा भी एक संस्था है सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस, जो कि कॉर्पोरेट घोटालों की जांच करके उनसे संबंधित अभियोग भी दर्ज करता है। चलिए अब आगे कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए भारत में विभिन्न समितियों की बात कर लेते हैं। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस के संबंध में कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज ने 1998 में स्वैच्छिक आचार संहिता प्रस्तुत की। आगे सेबी के द्वारा 1999 में कुमार मंगलम बिरला समिति के माध्यम से खंड 49 बनाया गया।
फिर निगमित कार्य मंत्रालय के द्वारा 2002 में नरेश चंद्रा समिति गठित की गई, जिसने कंपनी की अकाउंटिंग, ऑडिटिंग और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के प्रबंधन के विषय में सिफारिशें की। आगे 2003 में कॉर्पोरेट गवर्नेंस के मानक सुधार और सेबी के खंड 49 की समीक्षा के लिए नारायण मूर्ति समिति को गठित किया गया। फिर 2005 में निगमित कार्य मंत्रालय के द्वारा जे ईरानी समिति का गठन किया गया, जिसने कंपनी एक्ट में बदलाव की सिफारिश की थी। तो ये सारे कुछ प्रयास थे जो भारत ने कॉर्पोरेट गवर्नेंस के क्षेत्र में किए थे। अब आगे अगला टॉपिक लेते हैं, एथिकल गवर्नेंस। तो यह जो नैतिक शासन है, यह कोई निश्चित अवधारणा नहीं है, बल्कि एक शब्दावली है जिसका भाव होता है कि शासन या प्रशासन के सभी स्तरों पर नैतिक आचरण करना चाहिए। मतलब एथिकल गवर्नेंस में कुछ स्टैंडर्ड्स या प्रतिमान निश्चित कर दिए गए हैं और शासन में उन्हीं के अनुसार कार्य किया जाना चाहिए। तो देखते हैं कि नैतिक शासन के प्रतिमान या स्टैंडर्ड्स ऑफ एथिकल गवर्नेंस किस प्रकार के होते हैं। तो पहला है कि विधि के शासन का सम्यक रूप से पालन किया जाना चाहिए। दूसरा है कि व्यक्ति के जीवन मूल्य और उसके विधिक अधिकार पूर्णतः सुरक्षित होने चाहिए और उनका यदि उल्लंघन किया जाता है तो व्यक्ति को त्वरित राहत भी दी जानी चाहिए। आगे कानूनों को सामाजिक हितों को ध्यान में रखते हुए बनाना चाहिए। साथ ही साथ राज्यों के सभी अंगों और सभी स्तरों पर समाज के सभी अंगों का उचित प्रतिनिधित्व होना चाहिए। अधिकारियों का चयन इस तरह से किया जाना चाहिए जो कार्य को अपनी नौकरी न मानकर स्वधर्म मानता हो, अर्थात कार्य करने में उसकी रुचि और प्रतिबद्धता दोनों होनी चाहिए। और इसी के चलते अधिकारियों और प्रतिनिधियों का जनता की मांगों के प्रति सक्रिय रुख होना चाहिए। इन सभी बातों के अलावा CAG, CVC, RTI जैसी पारदर्शी और उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने वाली संस्था का होना भी जरूरी होता है। तो ये सारे कुछ नैतिक प्रतिमान या स्टैंडर्ड्स हैं जिन्हें फुलफिल किया जाता है एक एथिकल गवर्नेंस में। अब आगे हम जानते हैं कि एथिकल गवर्नेंस यदि लाना है तो शासन में नैतिक मूल्यों का होना बहुत आवश्यक होता है। तो चलिए देखते हैं कि शासन में नैतिक मूल्यों का सुदृढ़ीकरण या स्ट्रेंथनिंग ऑफ मोरल वैल्यूज कैसे की जाती हैं। इसमें पहला तरीका है निर्वाचन या चयन की प्रक्रिया के दौरान मोरल वैल्यूज के सुदृढ़ीकरण करने के लिए पहले तो चुनाव सुधार में आपराधिक मामले वाले विधायक या सांसद पर विशेष न्यायालयों द्वारा निश्चित समय में सुनवाई की जानी चाहिए और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के अंतर्गत उन्हें चुनाव लड़ने से रोका जाना चाहिए। और साथ ही संविधान की मूल भावना के विरुद्ध कार्य करने वाले राजनेता या प्रतिनिधियों पर कठोर दंड और नियम आरोपित होने चाहिए। जैसे कि सांप्रदायिक हिंसा यदि कोई फैलाता है तो उस पर आजीवन प्रतिबंध लागू किया जाना चाहिए। और इनके अलावा अधिकारियों के चयन में मनोवैज्ञानिक परीक्षण भी होना चाहिए। अब आगे मोरल वैल्यूज की स्ट्रेंथनिंग प्रशिक्षण के दौरान जनप्रतिनिधियों के लिए भी की जा सकती है। चूंकि अधिकांश प्रतिनिधि ऐसी पृष्ठभूमि से आते हैं जिन्हें शासकीय ढांचे, नैतिक शासन, संविधान और महत्वपूर्ण अधिनियमों की जानकारी नहीं होती, इसीलिए उन्हें अनिवार्य प्रशिक्षण में शामिल होने के लिए बाध्य किया जाना चाहिए, जिसमें संविधान का मूल आधार, प्रतिनिधियों के आधार और कर्तव्य, देश भर में शासन प्रशासन का ढांचा और उनकी भूमिका आदि के बारे में उन्हें बताया जाना चाहिए। साथ ही केस स्टडी भी करवाई जानी चाहिए जिसमें उन्हें विशेष प्रतिनिधियों द्वारा किए गए नवाचार और योगदान तथा किसी प्रतिनिधि द्वारा किए गए कार्यों की वजह से किसी प्रतिनिधि की यदि सदस्यता समाप्त हुई है तो ऐसे केसेस की भी उन्हें जानकारी दी जानी चाहिए। और नैतिक संहिता और आचार संहिता को स्पष्ट रूप से उनके सामने रखते हुए उन्हें बताया जाना चाहिए। अब आगे प्रशिक्षण के दौरान सिविल सेवकों के लिए भी नैतिक मूल्यों का सुदृढ़ीकरण किया जाता है। वह इस तरह से होता है कि ग्रामीण समाज और सामाजिक समस्याओं का सीधा अनुभव उन्हें कराया जाता है, जिसे क्षेत्र प्रशिक्षण या फील्ड ट्रेनिंग कहा जाता है। इसके अलावा वंचित वर्गों के प्रति समानुभूति विकसित करने के लिए उन्हें विशेष प्रशिक्षण भी दिया जाता है। अब इन सब कार्यों के अलावा भी कुछ कार्यों के माध्यम से सिविल सर्वेंट्स में मोरल वैल्यूज की स्ट्रेंथनिंग की जाती है और वे कार्य इस तरह हैं कि आचार संहिता और नैतिक संहिता इतनी स्पष्ट बनाई जाती है कि उनका आचरण करना संभव हो। कार्य संस्कृति में नैतिक मूल्यों को महत्व प्रदान किया जाता है। विभिन्न विभागों और अनुभागों को
सरकार विशेष समिति द्वारा अनुसंधान कराकर उनके नैतिक मापदंडों के उल्लंघन की संभावना के अनुसार उन्हें चिन्हित करती है और उसी के अनुसार उनके उत्तरदायित्व, विशिष्ट आचार संहिता, विशेष नियम और विनियम लागू किए जाते हैं। इनके अलावा प्रोएक्टिव विजिलेंस या पूर्व सक्रिय सतर्कता का भी प्रयोग किया जाता है, जिसमें अधिकारियों की सत्यनिष्ठा का वार्षिक मापन करना, विभिन्न श्रेणियों जैसे अति उच्च सत्यनिष्ठा, साधारण सत्यनिष्ठा और संदिग्ध सत्यनिष्ठा, इस आधार पर अधिकारियों का वर्गीकरण किया जाता है और संदिग्ध सत्यनिष्ठा वाले अधिकारियों पर सीबीआई और आईबी जैसी संस्थाओं के माध्यम से नज़र भी रखी जाती है। आगे सतर्कता आयुक्तों की सहमति से ही महत्वपूर्ण पदों पर अधिकारियों की नियुक्ति होती है। इनके अलावा किसी भी कंपनी को टेंडर देते समय उनसे सत्यनिष्ठा का एफिडेविट साइन करवाया जाता है, जिसे इंटीग्रिटी पैक्ट या सत्यनिष्ठा समझौता कहा जाता है। इसके उल्लंघन पर निश्चित दंड का भी प्रावधान होता है। तो इस तरह से नैतिक मूल्यों का सुदृढ़ीकरण किया जाता है शासन में। तो ये सारी बातें थी एथिकल गवर्नेंस के बारे में। तो आज हमने कॉर्पोरेट गवर्नेंस और एथिकल गवर्नेंस के बारे में जाना और आज का वीडियो बस इतना ही रखते हैं। लेक्चर पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा और अभी भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और आसपास वीडियो को शेयर भी करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।